डियर स्टूडेंट, मैं राजेंद्र सिंह यादव आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्लासिकल पीरियड ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। हम जर्मन भूगोलवेताओं के योगदान के ऊपर डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर में। इसी क्रम में आज का ये मेरा तीसरा लेक्चर है। प्रथम जो लेक्चर था वो हमने कांट, हम्बोल्ट, रीटल और फ्रोबेल के योगदान पर चर्चा की थी। और दूसरे लेक्चर में हमने ऑस्कर पेसल और रिस्टोफेन के योगदान पर चर्चा की थी। जर्मनी के योगदान को हम भूगोल में क्लासिकल पीरियड भी कहते हैं। मॉडर्न ज्योग्राफी का क्लासिकल पीरियड। शेष जो दो भूगोलवेता हैं वो हैं फ्रेडरिक रेटजल और अल्फ्रेड हेटनर। अल्फ्रेड हेटनर 20वीं सदी के भूगोलवेता हैं, चूँकि उनका जन्म 19वीं शताब्दी के मध्य यानी 1859 में हुआ था और उनका कार्यकाल 1859 से 1941 तक रहा। जर्मन भूगोलवेताओं में जो भूगोल का विकास हुआ उसमें हमने ये जाना कि वहाँ पर जो भौगोलिक विचारधाराएं और जो भूगोल के क्रम में जो ज्ञान विकसित हुआ उसमें क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल वेताओं के वेता हुए हैं। उनके अलग अलग, किसी ने कहा कि भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है या विषय है वो क्रमबद्ध होना चाहिए और कुछ ने कहा कि वो प्रादेशिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हेटनर ने यह स्पष्ट किया कि ये भूगोल क्योंकि एक क्षेत्र का वर्णन है और उसमें द्वैतवाद की कोई जगह नहीं है। रेटजेल का जो अध्ययन है वह बहुत विस्तृत है। उन्होंने मानव भूगोल के ऊपर सर्वाधिक कार्य किया है, जिस कारण से उनको हम मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा भी दी जाती है। अब हम बात करते हैं रेटजल के कंट्रीब्यूशन की कि रेटजल ने किस प्रकार से किन किन भौगोलिक ग्रंथों की रचना की, मानव भूगोल का सर्वाधिक के संबंध में जो उन्होंने ज्ञान दिया है अपने जो उनके ग्रंथ थे उनके माध्यम से, वो हम विस्तार पूर्वक आज हम डिस्कस करेंगे। रेटजल जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलवेता, ज्योग्राफर, एथनोग्राफर, जिसे हम नरवंश विज्ञान शास्त्री भी कहते हैं, यानी वह भूगोलवेता जो मानव जाति का अध्ययन जो करता है और वर्तमान विकास के समर्थक रहे हैं। रेटजल ने जूलॉजी और जियोलॉजी का भी गहनता से अध्ययन किया तथा इन दोनों विषय में उनकी रुचि अंत तक बनी रही है। रेटजल के द्वारा किए गए भौगोलिक ग्रंथों में एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, जिस
इस प्रकार पैसल ने अपने लेखों में जियोमॉर्फोलॉजी, भू-आकृतिक विज्ञान प्रकारों से भू-आकृतिक विज्ञान का जन्म हुआ था। इसी प्रकार रेटजल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ की रचना से मानव भूगोल का विकास हुआ। इस अध्ययन में भूतल के समस्त तत्वों और मानव के संबंधों को क्रमिक पद्धति में रखा गया है। यहाँ पर रेटजल ने भूगोल के अध्ययन में मानव के स्थान को स्थायी प्रकार से सुरक्षित रखने का कार्य किया था। इसी कारण से जो उन्होंने मानव भूगोल के ऊपर जो कार्य किया, उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए थे वो एंथ्रोपोजियोग्राफी यानी मानव भूगोल और द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में जो विशेष योगदान दिया गया था, इसलिए रेटजल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। रेटजल ने भूगोल का अध्ययन और विकास अपनी यात्राओं के द्वारा किया था। जिस प्रकार हम्बोल्ट ने यात्रा करके पृथ्वी के तत्वों के साथ स्वयं संपर्क में आकर उनका वर्णन किया था, उसी प्रकार रेटजल ने भी अपनी यात्राओं के द्वारा यथार्थ तथ्यों एवं वृत्तांतों या उन स्थानों से सीधा संपर्क स्थापित करके अपने अध्ययन में या लेखन में वर्णन किया है। रेटजल ने अपनी जो उनके खुद के वर्ड थे, उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है, आई ट्रेवल्ड, आई स्केच्ड, आई डिस्क्राइब्ड, thus I was led to the description of nature। ये रेटजल के शब्द थे, जिसका अर्थ है, रेटजल ने कहा है, मैं खुद यात्रा करता हूँ, अन्वेषण या स्वयं अपनी आंखों से देखता हूँ, उनका चित्रण करता हूँ और डिस्क्राइब करता हूँ उन चीज़ों को, उनका लेखन कार्य अपनी आंखों से उन स्थान पर पहुंचने के पश्चात ही मैं वह कार्य करता हूं। ये शब्द थे रेटजल के। रेटजल ने लिविंग स्पेस एक टर्म का भी प्रयोग किया है एवं वह चार्ल्स डार्विन से काफी प्रभावित थे, उनके लेखन से प्रभावित थे। यहाँ पर चार्ल्स डार्विन का जो कार्यकाल था वह 1809 से 1882 तक हुआ है, जबकि रेटजल का कार्यकाल 1844 से 1904 तक रहा है। चूंकि जो समय रेटजल के जन्म के बाद का जो लगभग 30-40 साल का जो समय था, क्योंकि उन्होंने डार्विन की जो पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जीव जातियों का उद्भव, उसका अध्ययन भी किया था और उसका प्रभाव रेटजल पर काफी अधिक था और उन्होंने जो लिविंग स्पेस का जो टर्म यूज किया था वो इस कारण किया था और उसी कारण उनका जो लगाव मानव भूगोल की तरफ बढ़ा, जिस पर उन्होंने अपने लेखन कार्य किए। उन्होंने 1869 में डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की जो समालोचना की प्रस्तुति की। उसके पश्चात उन्होंने मध्य यूरोप की यात्राओं का लेखन का कार्य किया और उसके पश्चात 1870 में
भूमध्य सागरीय तट के जीवों के ऊपर उन्होंने लेखन कार्य किया। कैलिफोर्निया में चीनियों के प्रवास के ऊपर जो उन्होंने शोध कार्य किया, उस पर उनको डायरेक्टरेट की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा उन्होंने उत्तरी अमेरिका के ऊपर भौतिक एवं सांस्कृतिक ग्रंथ लिखे हैं। इसके अलावा जो उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, और जो कि 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था, बहुत प्रसिद्ध रहा था। इसके पश्चात उन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफिक, जो उनका फेमस ग्रंथ था, वह 2 खंडों में प्रकाशित किया। 1882 और 1891 में वो जो प्रथम खंड था उसका उन्होंने जो इंग्लिश में कन्वर्जन था वह था एन इंट्रोडक्शन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री, और जो दूसरा खंड था जो 1891 में प्रकाशित हुआ वह था ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड। इसके पश्चात 1901 और 2 में उनका जो विशाल ग्रंथ अर्धकुंडे, अर्थ एंड लाइफ, ए कंपैरेटिव ज्योग्राफी का कार्य पूरा हुआ और जर्मन के अनेक विद्वानों ने उनकी प्रशंसा की। इसके पश्चात उन्होंने जो अपना अंतिम ग्रंथ लिखा था वह राजनीतिक भूगोल पर था, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी और द ज्योग्राफी ऑफ ट्रेड्स एंड वॉर्स, इसका जो प्रथम भाग था वह 1897 में प्रकाशित हुआ और दूसरा जो भाग था वह 1903 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा उनके जो शोध पत्र और जो अन्य कार्य किए गए उनके ऊपर 1906 में उनकी जो कि मृत्यु 1904 में हो गई थी, तो 1906 में उनकी मृत्यु के पश्चात उन सभी शोध पत्रों पर एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। रैटचल ने मानव भूगोल के लिए प्रथम बार एंथ्रोपोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। उनके अनुसार मानव भूगोल को भौतिक भूगोल की पृष्ठभूमि में ही सही सही समझा जा सकता है। रैटचल ने पहली बार मानव भूगोल लिखने के बाद राजनीतिक भूगोल भी लिखा है। उसे इसकी विशेष आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने कहा कि भूगोल विज्ञान की सभी शाखाओं में राजनीतिक भूगोल पर कोई कार्य नहीं हुआ है, वह पिछड़ा हुआ है। राजनीति शास्त्र के विद्वान भौगोलिक प्रभाव को अपनी रचनाओं में कोई स्थान या उन पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जो भौगोलिक प्रभाव है वो राजनीतिक इकाइयों को प्रभावित करता है और नियंत्रित भी करता है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि भूगोल का उपयोग तो मानो उनके लिए एक स्वेच्छा का विषय बना हुआ है, जबकि राजनीतिक दशाओं के पीछे भी भौगोलिक परिवेश की भूमिका होती है या उनकी पृष्ठभूमि है। राज्यों का तार्किक अध्ययन आवश्यक है। जर्मनी के अगले भूगोलवेता जो कि इसमें जो हमारा क्लासिकल पीरियड है और जो मॉडर्न ज्योग्राफी का, उसमें है अल्फ्रेड हेटनर। अल्फ्रेड हेटनर का कार्यकाल
1859 से 1941 ईस्वी तक रहा है। हेटनर 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ जर्मन भूगोलवेत्ता रहे हैं। उनका अधिकतर कार्य विधि तंत्र और प्रादेशिक भूगोल पर रहा है। डिकिंसन ने उनके संबंध में कहा है कि अपने समकालीन किसी भी अन्य भूगोलवेत्ता से अधिक मात्रा में भूगोल को दार्शनिक तथा वैज्ञानिक आधार पर स्थापित किया है। उन्होंने भूगोल की एक प्रमुख अनुसंधान पत्रिका का भी उन्होंने प्रकाशन की शुरुआत की और उन्होंने अपने टाइम पर बहुत सारे ग्रंथ और लेखन कार्य किए। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि हेटनर ने लगभग 30 व्यक्तियों को शोध करा करके, जो उनके स्टूडेंट रहे थे, उनको डॉक्टरेट की उपाधि, उनके अंडर में जो कार्य किया था उनके उन स्टूडेंट को, 30 से अधिक स्टूडेंट को डॉक्टरेट की उपाधि मिली। हेटनर की जो शिक्षा थी वो प्रारंभिक वो भूगोल में हुई थी और ये बात उल्लेखनीय है कि वो रेटजेल और रिस्टोफेन के स्टूडेंट रहे हैं या उनके शिष्य थे। यहाँ स्वयं हेटनर ने चिली और पैटागोनिया के जलवायु एवं भूविज्ञान विषय पर जो शोध कार्य किया था उस पर उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। इसके अलावा उन्होंने जो अपना लेखन कार्य किया उनमें जो कोलंबिया के एंडीज क्षेत्र की जो यात्रा की थी वह उन्होंने 1888 में पूर्ण की और उस पर अपना लेखन कार्य किया। 1905 में उन्होंने रूस का भूगोल, यूरोप का प्रादेशिक भूगोल, इंग्लैंड का विश्वव्यापी प्रभुत्व और युद्ध, इसके अलावा पृथ्वी के महाद्वीपों की स्थलाकृतियां, प्रादेशिक भूगोल के आधार, भूगोल का विधि तंत्र, पृथ्वी पर संस्कृति का प्रसार, ये उन्होंने लेखन कार्य या जो ग्रंथ लिखे थे उनके नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। इसके अलावा उन्होंने तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल की जो ग्रंथमाला प्रस्तुत की थी वह 4 खंडों में प्रकाशित की गई थी, जो कि 1933 से लेकर 1935 के मध्य यह कार्य हुआ। मानव भूगोल पर जो उनका कार्य था वह काफी विस्तृत था और जो उनके मृत्यु के पश्चात 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था, उसका जो प्रथम खंड था वह भूगोल का आधार के ऊपर लिखा गया था। दूसरे खंड में उन्होंने यातायात भूगोल के बारे में विस्तृत विवरण किया था और तीसरा जो खंड था वह आर्थिक भूगोल के ऊपर उन्होंने लिखा था। यहाँ पर हेटनर का जो लेखन कार्य था, चूंकि जर्मनी और क्योंकि एक विकसित राष्ट्र है, व्यापार की दृष्टि से उस वक्त जर्मनी और इंग्लैंड दो देशों में व्यापार को लेकर के काफी उपनिवेश काल भी बढ़ा था। इसका जो पूर्ण लेखन है वह हेटनर की
जो पुस्तकें लिखी हुई हैं उसमें पूरा विवरण उन्होंने दिया है। हेटनर, हम्बोल्ट, डेविस, रिस्टोफन आदि विद्वानों की भांति विश्व के अगम्य, अज्ञात एवं सुदूर प्रदेशों जैसे एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप महाद्वीपों की यात्रा की। हेटनर ने जो मैंने उपरोक्त नाम बताए उन स्थानों की यात्रा की है। उसके साथ ही इन देशों से जो उपलब्ध ज्ञान था या वहां पर जो उन्होंने अन्वेषण कार्य किए, एक सफल भूगोलवेताओं की भांति नवीन विचार विकसित किया गया उनके लेखन कार्य करने में। हेटनर का जो भौगोलिक योगदान है उसमें जो प्रमुख बात है वह है कि हेटनर ने भूगोल के लिए एक क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना की बात कही थी। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के क्षेत्रों तथा स्थानों का अध्ययन उनकी भिन्नताओं तथा भू संबंधों के संदर्भ में किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि भूगोल भूतल का विज्ञान है जो उसकी भिन्नताओं का अध्ययन जैसे महाद्वीप, देशों, शहरों, इकाइयों, स्थानों के संदर्भ में करता है। पृथ्वी की भिन्न भिन्न इकाइयां एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न हैं, यानी यहाँ पर हेटनर ने चेरोलॉजिकल साइंस या भूविस्तारीय विज्ञान की बात कही है। उन्होंने अपने चिंतन में यह भी बताया कि और कहा कि भौतिक और मानव भूगोल की एकता पर भी बल दिया था, यानी कि उन्होंने कभी भी द्वैतवाद को स्वीकार नहीं किया। हेटनर ने भौतिक बनाम मानव भूगोल की द्वैतता को वो नहीं मानते थे। उन्होंने कहा क्षेत्रीय अध्ययन के रूप में भूगोल न तो प्राकृतिक विज्ञान है और न ही सामाजिक विज्ञान, बल्कि वह एक साथ दोनों प्रकार का अध्ययन करता है। तथा उन्होंने कहा मानव व प्रकृति दोनों ही भौगोलिक अध्ययन के समान महत्व वाले पक्ष हैं। यहाँ पर हम्बोल्ट, पेशल और रेडजल ने क्रमबद्ध भूगोल में क्रमबद्ध अध्ययन पर बल दिया था और रिटर और रिस्टोफिन ने प्रादेशिक अध्ययन पर अपना कार्य किया था। हेटनर के अनुसार, चूंकि वह द्वैतवाद को नहीं मानता था कि भौतिक और मानव अलग अलग भूगोल हैं या रीजनल ज्योग्राफी या सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, पर उन्होंने क्या कहा है
हेटनर के अनुसार भौगोलिक अध्ययन में सामान्य भूगोल को क्रमबद्ध और विशिष्ट भूगोल को उन्होंने प्रादेशिक माना है। दोनों ही अध्ययन के अनिवार्य विषय हैं। यहाँ पर हेटनर ने दोनों को ही बराबर समझा और बराबर ही दर्जा दिया, यानी कि क्रमबद्ध और प्रादेशिक दोनों प्रकार के अध्ययनों को उन्होंने भूगोल का विषय माना। द्वैतवाद पर अपने विचार स्पष्ट करने के पश्चात हेटनर ने कहा कि भूगोल भूतल का क्षेत्र वर्णन विज्ञान है। हेटनर ने भूगोल को अन्य व्यवस्थित विज्ञान या सामान्य विज्ञान की भांति नहीं माना। उन्होंने बताया कि भूगोल सिर्फ सामान्य भूविज्ञान नहीं है, वह पृथ्वी के क्षेत्रों का विज्ञान है। यानी जो चेरोलॉजिकल साइंस की बात कही थी, वह अवधारणा यहाँ पर स्पष्ट है। भूतल का क्षेत्र विशेष उसका वास्तविक एवं परंपरागत अध्ययन बिंदु होना चाहिए। उसने क्षेत्र के अध्ययन में उसका प्राकृतिक स्वरूप, वहां के निवासियों एवं क्षेत्र के लक्षणों को सम्मिलित किया। यहाँ उन्होंने क्षेत्रों के गहन अध्ययन के साथ साथ उनके आपसी संबंधों की बात कहकर भूगोल की नवीन समन्वित विचारधारा पर अपनी सहमति प्रकट की थी। उन्होंने क्षेत्र विवरण में 3 बातों की प्रधानता बताई, यानी किसी क्षेत्र या जो क्षेत्र वर्णन विज्ञान जो भूगोल को बताया, उन्होंने उनमें 3 बातों का समावेश किया गया। उनके अनुसार भूतल के विभिन्न स्थानों पर भिन्नताएं पाई जाना एक स्वाभाविक लक्षण है। यह क्षेत्र की घटनाओं के लक्षणों का दूसरे स्थल पर प्राय एक जैसा हो, ऐसा स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र का अपना व्यक्तित्व है। दूसरा जो पॉइंट उन्होंने कहा वह था कि भूतल पर क्षेत्रों की इन घटनाओं का स्थिति के संदर्भ में संबंध रहता है। अतः क्षेत्र का निर्धारण और क्षेत्र विवेचना और भी आवश्यक हो जाती है। संक्षेप में उन्होंने कहा कि भौगोलिक तत्वों के अंतर संबंधों की जटिलता एक वास्तविक तथ्य है। तीसरा जो उन्होंने आधार या जो उन्होंने बात कही थी वह है भूतल के 6 प्रमुख प्राकृतिक घटक, जिनमें स्थल, वायु, जल, पशु, वनस्पति एवं मानव में वास्तविक अंतर संबंध है। उनके विभिन्न क्रियाकलाप गतिशील हैं एवं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या अंतर संबंधित हैं। हेटनर ने यह भी कहा कि किसी क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं एवं तत्वों का स्वतंत्र अध्ययन भूगोल के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उनका अंतर संबंध समझना आवश्यक है। यहाँ पर उनके जो विचार थे वो हार्टशॉन के विचारों से काफी मेल खाते थे और हेटनर ने कभी भी एवं यह भी उनके द्वारा कहा गया या उन्होंने स्वीकार किया कि भौतिक और मानव भूगोल की जो ड्यूलिज्म या द्वैतता की जो मनोवृत्ति थी, उसको हेटनर ने कभी भी स्वीकार नहीं किया।
और इसी कारण वह रेटजेल के चिंतन से भी प्रभावित नहीं हुआ था। डियर स्टूडेंट, आज के जो हमने लेक्चर था उसमें हमने दो भूगोलवेत्ता, जिसमें रेटजेल, जिनको मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है, और उनके मानव भूगोल एवं भौगोलिक विकास के क्रम में जो योगदान था उसके बारे में चर्चा की। और दूसरे जो भूगोलवेत्ता थे वो थे एल्फ्रेड हेटनर। हेटनर चूंकि 21वीं सदी के भूगोलवेत्ता रहे हैं जर्मनी के, उन्होंने जो इससे पूर्व जो क्रमबद्ध और प्रादेशिक दो भौगोलिक धाराएं जो चली आ रही थी, जिनके जर्मनी के अलग अलग भूगोलवेत्ता उनका समर्थन करते थे, उन्होंने हेटनर ने उस द्वैतता को नहीं माना। उन्होंने जो बातें कही उसका हमने आज डिस्कशन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मेरा लेक्चर है वो आपके अध्ययन में सुविधा प्रदान करेगा और आप इससे अवश्य आपको लाभ प्राप्त होगा। जय हिंद।